अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए बनाई जाती है। कंज्यूमर्स जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, जिससे वो कॉस्ट को कम कर पाए और जो मिडिल मैन है, जो बीच में होलसेलर रिटेलर हैं, उनको एलिमिनेट कर पाए। तो वो कंज्यूमर एक साथ मिलकर एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। फिर कंज्यूमर सोसाइटी से जो है वो बल्क में डायरेक्टली होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेस करती है एक बल्क क्वांटिटी में, जिसकी वजह से जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, रिटेलर या होलसेलर होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर जो गुड्स परचेस होते हैं वो कंज्यूमर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उनके कैपिटल के बेसिस पर जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है उसको उतना स्टॉक या उतना गुड्स मिल जाते हैं। तो इस टाइप की सोसाइटी को हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ छोटे प्रोड्यूसर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर मिलकर बनाते हैं। उनको प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट मटेरियल चाहिए वो ऑब्टेन करने के लिए, इनपुट मटेरियल का मतलब है कि गुड्स या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में यूज होने वाले सभी रिसोर्सेज को इनपुट मटेरियल बोलते हैं। और आउटपुट मटेरियल, जब गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो गुड्स को बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल्स चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो एक रीजनेबल प्राइस पर उनको अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी के, इसके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। और वो कंपटीशन में स्टे कर पाए अगेंस्ट बिग कैपिटलिस्ट कंपनीज, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और अमाउंट होता है, जिससे वो प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं और जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है, एक साथ वो बल्क परचेज कर पाते हैं इनपुट मटेरियल्स का, सप्लाईज का, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और दूसरे इनपुट का। और कई बार प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनके आउटपुट मटेरियल को भी मार्केट में सेल कराती है या परचेज करके उनके आउटपुट मटेरियल को सेल करती है। और जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके कैपिटल के बेसिस पे। जिसका ज़्यादा कैपिटल रहता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग का जो वर्क, मार्केटिंग ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग होने में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ लगती हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने में, वो सब मार्केटिंग होती है। जैसे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, उनकी पैकेजिंग, उनकी लेबलिंग और उनकी प्राइसिंग, तो सारी एक्टिविटीज़ को हम मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो स्मॉल प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो फॉर्म करते हैं अपने गुड्स को मार्केट में ईजिली बेचने के लिए, क्योंकि वो अकेले इंडिविजुअली उनके लिए मार्केट में स्टैंड कर पाना और अपने प्रोडक्ट को बेचना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेंबर्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट या को आउटपुट भी बोलेंगे, रीजनेबल प्राइस पर बेच पाए। वो डायरेक्टली कस्टमर्स या डायरेक्टली रिटेलर्स को गुड्स सेल करते हैं और बीच के जो मिडिल मैन हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इंडिविजुअली ये सब कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज का के एक्सपेंसेस बियर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन एक्वायर करने के लिए मार्केट में मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है और उनको ये सारी सर्विसेज जो मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए रिक्वायर रहती है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एक रीजनेबल प्राइस पर ऑफर की जाती है, जिससे वो अपने गुड्स को बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर बेच पाए। और जो प्रॉफिट होता है वो कई बार उनके कंट्रीब्यूशन पे रहता है और कई बार उनके आउटपुट पे रहता है, मतलब जिसने जितने ज़्यादा आउटपुट या प्रोडक्ट दिए थे बेचने के लिए उसके बेसिस पर रहता है। नेक्स्ट है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स क्रिएट करते हैं फार्मर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, फार्मर्स के हित के लिए। तो फार्मर्स को भी अपने फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, कल्टीवेशन के लिए इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। फार्मर्स के लिए इनपुट होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इक्विपमेंट, मशीन्स, सीड्स, ये सब। तो वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में फार्मर्स एक साथ इकट्ठा होकर इन सभी इनपुट मटेरियल का बल्क परचेज करते हैं, जो भी कल्टीवेशन में रिक्वायरमेंट होता है, जिससे उनको एक लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक्सपेंस हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का, एक इंडिविजुअल फार्मर का कम हो जाता है। तो फार्मर के रिटर्न इससे इंक्रीज होते हैं और इससे फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ पे पार्ट, किसी चीज का हिस्से को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो हर एक फार्मर का एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड रहता है, तो उसके लिए ये सारे इनपुट अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं रहता इंडिविजुअली। तो फार्मर्स साथ में मिलकर, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके फ्रेगमेंटेड लैंड्स रहते हैं, वो इन सारे इनपुट मटेरियल्स को अवेलेबल कराते हैं अपने मेंबर्स के लिए, जो कि मेंबर्स सभी फार्मर्स हैं, एट अ रीजनेबल प्राइस। कम पैसों में फार्मर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको ये इनपुट्स मटेरियल दिए जाते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब बोरोड मनी है या लोन, जो कि एक पर्सन को रिक्वायर रहता है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इजी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, इजी लोन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। जो मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहती है, लोन चाहिए रहता है, उनको ये लोन, फाइनेंशियल हेल्प, क्रेडिट प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अदरवाइज अगर वो ये लोन मनी लेंडर से लेते हैं तो मनी लेंडर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई रेट वो उनसे चार्ज करते हैं। तो इस टाइप की सोसाइटीज का एम होता है कि अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना, और ये जो लोन दिए जाते हैं, ये लोन आउट ऑफ कैपिटल दिए जाते हैं जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर से चार्ज करती है वो बहुत लो होता है। फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो उस टाइप की सोसाइटी होती है जो एक लोगों को, जिनकी लिमिटेड इनकम है, उनको रीजनेबल प्राइस पर हाउस ऑफर करती है, या उनको प्लॉट ऑफर करती है, या फ्लैट ऑफर करती है, या उसके लिए उनको लोन ऑफर करती है, जिससे वो रीजनेबल प्राइस पर अपने रेसिडेंशियल एकोमोडेशन बना पाए, अपने रहने की जगह बना पाए। तो इस टाइप की सोसाइटीज जो हैं वो हाउसेज बनाती हैं और उनको हाउसेज अलॉट करती हैं, या फिर कुछ अमाउंट देती हैं, पैसे देती हैं, जिससे वो एक घर खरीद पाए, या प्लॉट अलॉट करती हैं। तो इस टाइप की सोसाइटी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं। इन रिटर्न जो मेंबर्स होते हैं, या जो जो पर्सन हाउसिंग सोसाइटी से बेनिफिट लेता है, वो इंस्टॉलमेंट पे करता है और अमाउंट को कुछ इंटरेस्ट के साथ वो इन हाउसिंग सोसाइटीज को पे करता है। कई बार ये हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके उनको अलॉट करती हैं, और मेंबर्स को प्लॉट भी अलॉट करती हैं जिसपे वो खुद के घर पर बना पाए। अभी तक हम 4 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, और शॉर्ट में हम इसको कंपनी भी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कंपनी के अंदर पैसा रहता है, जो इन्वेस्टमेंट रहती है, वो जॉइंटली पब्लिक की रहती है। बहुत सारे पब्लिक कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर्स, कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर परचेस करती है, तो इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो पर्सन्स की एसोसिएशन है जो एक बिजनेस एक्टिविटी करती है। अभी जो प्रीवियसली हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टडी किया था, वो एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका मोटिव सर्विस मोटिव था, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मोटिव है वो बिजनेस एक्टिविटी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी
कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह उसका भी एक लीगल स्टेटस होता है जो कि इंडिपेंडेंट है उसके मेंबर से। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है जो एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है या प्रॉपर्टी बेच सकती है अपने नाम से, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल कर सकता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किसी पर केस कर सकती है और कोई आउटसाइडर या थर्ड पार्टी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी पे केस कर सकती है। जब इस टाइप से लिखा रहता है कि एक सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी है या एक ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस है, तो इसका मतलब यही होता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्न होती है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 से। और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन ह्यूमन बीइंग इसलिए बोला जाता है एक कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो है वो एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बेच सकती है और किसी पे केस कर सकती है और उस पर भी केस हो सकता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग के साथ है। इसलिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट और इन द आईज ऑफ जनरल पब्लिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके मेंबर्स और या उसके ओनर्स दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी दोनों अलग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी को दोनों को अलग समझा जाता है। कंपनीज जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर केस करती, ना कि मुकेश अंबानी पर। अगर मुकेश अंबानी पर केस होता है तो वो उसका पर्सनल मैटर है। तो नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइफ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस रहती है। मैनेजर्स, कंपनी के ओनर्स, डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो लाइफ है वो किसी भी मेंबर के, किसी भी शेयर होल्डर के, ओनर की डेथ से अफेक्ट नहीं होती है। लास्ट इज कॉमन सील। जैसे एक इंडिविजुअल साइन करके किसी चीज को वेरीफाई करता है या ऑथेंटिकेट करता है, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में कॉमन सील होती है जो ठप्पा होता है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक टाइप से सिग्नेचर है। नाउ कंपनी के, जो स्टॉक कंपनी के रियल ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स उनको बोला जाता है जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। और कंपनी को रन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं। और चीफ मैनेजिंग बॉडी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सबसे प्रिंसिपल प्रधान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहते हैं जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उनका कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी को रन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसलिए बोला गया है कि जो यूजर ओनर्स जो ओनर्स हैं उनका कंपनी के ऊपर सिर्फ इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इनडायरेक्ट कंट्रोल क्यों है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। कैपिटल कंपनी का जो है वो स्मॉलर यूनिट के अंदर डिवाइडेड रहता है जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। और इन शेयर्स को जनरल पब्लिक जो है वो खरीदती है। और जो भी उन शेयर्स को खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है और उसको कंपनी की ओनरशिप में एक पार्ट मिलता है। नाउ पब्लिक कंपनी ही शेयर्स को इशू करती है जनरल पब्लिक को, और पब्लिक कंपनी के ही शेयर्स ट्रेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती नहीं है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू ही, उसमें प्राइवेट कंपनी में सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। अब स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, जो लॉ से बनी है और एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली अपने मेंबर्स से। उसके मेंबर्स आएंगे जाएंगे, चेंज होते रहेंगे, डायरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी चलती रहेगी। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट होती है बाय द क्रिएशन ऑफ लॉ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है या मनी बोरो कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या किसी पर केस कर सकती है, और कोई दूसरा भी इस आर्टिफिशियल कंपनी पे केस कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी पे केस कर सकता है, क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की तरह ये ब्रीथ नहीं करती, ईट नहीं करती, रन टॉक एंड सो ऑन, दूसरी चीजें नहीं करती, इसीलिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है इनकॉर्पोरेशन के बाद से हम आगे पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब बनती है तो उसकी फॉर्मेशन की स्टेप्स रहती हैं। तो उसकी स्टेप में एक स्टेप आती है इनकॉर्पोरेशन, जिसमें एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रार में जब रजिस्टर्ड होती है तो उसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, इनकॉर्पोरेट होना। तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, एक अलग पहचान होती है उसके मेंबर्स से। उसके खुद के एसेट्स होते हैं, खुद की लाइबिलिटी होती है, जो कि ओनर से सेपरेट है, बिजनेस के जो ओनर्स हैं उनसे सेपरेट है। मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के खुद के एसेट्स और खुद की लाइबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट की आइज में, इन द आइज ऑफ लॉ, बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स दोनों को अलग अलग समझा जाता है। फॉर्मेशन, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्म होती है? तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ते हैं और बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस करना पड़ती है, मतलब फॉलो करना पड़ती है। कंप्लाइंस मतलब फॉलो करना, मानना, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना रहता है इससे पहले कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बन पाए और फंक्शन कर पाए। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन ये अब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बन गया है, क्योंकि 2013 में इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो जो नया है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। नाउ फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। तो अभी हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था, परपेचुअल सक्सेशन का हम बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइफ। सक्सेसिव, परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, तो इट हैव अ कंटिन्यूअस लाइफ। सो कंपनी जो है वो लॉ से क्रिएट हुई है, मतलब इट इज क्रिएटेड अंडर द लॉ, बाय द लॉ, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो उसका जो एंड है वो भी बाय द लॉ ही होगा। तो जैसे कंपनी को फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वैसे ही कंपनी को आप वाइंड अप का मतलब कंपनी को आप बंद नहीं कर सकते। जैसे सोल प्रोप्राइटर चाहे तो जब चाहे बिजनेस चालू करे, जब चाहे बंद कर दे, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी जो है वो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, बाय सम लीगल फॉर्मेलिटी। तो जब एंड होती है तो वो भी लॉ से ही एंड होती है। इसका मतलब ये है कि जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो परपेचुअली कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करने वाली है। तो कंपनी को बंद करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना रहता है, इसको हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। और कंपनी वाइंड अप जब भी होती है जब ये प्रोसीजर फुलफिल होता है। वाइंडिंग अप का मतलब भी कंपनी को बंद करना ही होता है। तो मेंबर्स आते जाते रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं, कोई शेयर बेच देता है तो कोई खरीद लेता है, लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी हमेशा ही चलती रहती, कुछ कंपनीज बंद भी होती है। लेकिन जनरली हमेशा जॉइंट स्टॉक कंपनी में अज्यूम किया जाता है कि कंपनी की परपेचुअल लाइफ है।